उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष राज्य का जो भाग है उसमें पंचायतों के चुनावों की घोषणा हो गई है। यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो इस महीने के अंत तक चुनाव हो जाएंगे और अगले महीने के पहले ही पक्ष में विधिवत रूप से हमारी पंचायतें सरकारों के रूप में स्थापित हो जाएंगी। जब मैंने कहा कि हमारी पंचायतें सरकारों के रूप में स्थापित हो जाएंगी तो बहुत से सवाल उठ सकते हैं, उठने भी चाहिए। लेकिन यदि हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन की मीमांसा को समझें, देखें, जानें तो स्पष्ट है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन गांवों को, नगरों को छोटी सरकारें बनाने का अधिकार देने के लिए ही किया गया था। संविधान में संशोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है और संशोधन के बाद अब 30 साल गुजर गए हैं। इन 30 सालों में अगर हम पंचायतों की स्थितियों परिस्थितियों को देखें तो नहीं लगता कि छोटी सरकारें स्थापित करने के क्षेत्र में बड़ी सरकारों ने कोई योगदान दिया हो। त्रिस्तरीय चुनाव है, उसमें सबसे पहले जो सरकारी आदेश निर्देश होते हैं उनका प्रकाशन हो जाता है कि कौन सी ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत आरक्षण की स्थिति में किस रूप में होगी, सामान्य होगी, असामान्य होगी, आरक्षित होगी, अनारक्षित होगी, आदि आदि आदि। और फिर उसमें एक नौटंकी होती है आपत्तियां मांगना न मांगने की। मैं बताऊं कि पिछले चुनाव में बागेश्वर जनपद की एक ग्राम पंचायत ऐसी थी जिसमें चुनाव ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए कि जिस जाति के लिए आरक्षित की गई थी उस जाति का आदमी ही उस गांव पंचायत में नहीं था। फिर बाद में न्यायालय में गए और न्यायालय ने सख्त आदेश के दिए तो चुनाव हो पाए। और भी कई जगह होता है जहां आरक्षित हो जाती है लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि जिसके लिए आरक्षित की गई है वो तो वहाँ है ही नहीं। एक समस्या है। यहाँ समस्या आरक्षण या पंच स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनाव नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो मीमांसा थी, जो मतलब था, जो विश्वास लोगों को दिया गया था कि पंचायतें एक छोटी सरकार के रूप में स्थापित होंगी, उनको छोटी सरकार का रूप दिया ही नहीं गया है और ना ही देने के कोई प्रयास किए गए हैं। शुरुआती दौर में कहा गया था कि 27 से 28 विभाग या 40-42 विभाग पंचायतों के अधीन होंगे, लेकिन जब नौकरशाह वाली बात आती है या फिर विधायिका की बात आती है तो ना तो विधायिका चाहती है कि उसके अधिकार कम हो और नौकरशाह तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो किसी के अधीन हो। सच तो यह है कि हमारी सरकारों के अधीन भी नौकरशाह नहीं है, नौकरशाह ही अपने तरीके से सरकारों को चला रहे हैं। इस पर फिर मैं कभी आऊँगा, लेकिन अभी सवाल पंचायत राज का है। दगड़ियों, इधर 30 साल के बाद अभी हमको बताया गया है कि जो रिजर्वेशन का रोस्टर है वो नए सिरे से शुरू किया गया है। उत्तराखंड में जो पंचायत राज एक्ट बना है वह शासन के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए इतना लोचपूर्ण है, इतना सरल और सहज है कि वो जैसा चाहें वैसा बदलाव कर सकते हैं, करते रहते हैं और कर रहे हैं। उसी बदलाव में ये कह दिया गया 30 साल के बाद कि साहब रिजर्वेशन नए सिरे से होगा। अब कुछ नहीं बचता है कहने के लिए। कुछ लोग अगर न्यायालय में जाएं और कहें नहीं साहब ये तुम संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो हो सकता है कि मामला पकड़ा जाए, लेकिन कोई जाएगा नहीं। अगर सरकार ईमानदार होती तो उत्तराखंड में निकायों के चुनाव 1-1.5 साल विलम्ब नहीं करती और ना ही पंचायतों के चुनाव 6 महीने देर से करवाती। जबकि पंचायत राज की आत्मा तो ये कहती है कि जिस दिन एक कार्यकाल समाप्त होता है पंचायत का तो उसी के दूसरे दिन नई पंचायत का शपथ हो जाना चाहिए। लेकिन सरकारें हैं अब सबसे ऊपर हैं, वो जैसा चाहती हैं वैसा कर लेती हैं। खैर दगड़ियों, जो पंचायत राज है वो तो यही कहता था कि हम एक स्वावलंबी सरकार गांव को देंगे, लेकिन स्वावलंबी सरकार देने की जगह एक छोटा सा बजट गांव वालों को दे दिया जा रहा है और उस बजट पर भी पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार का होता है कि उस बजट के लिए आप कैसे प्रस्ताव बनाएंगे, किस प्रकार के प्रस्ताव बनाएंगे, कौन से प्रस्ताव नहीं बनाएंगे, आदि आदि आदि। ये सब सरकारों ने ही तय करके दे दिया है। उसी हिसाब से आप उस बजट को खर्च करेंगे। बाकायदा जब बजट स्वीकृत होता है तो उसमें स्पष्ट होता है उसमें कितना वेतन इत्यादि का, पेंशन इत्यादि का पैसा है और शेष पैसा आपने किस किस विकास के रूप में खर्च करना है।
इसमें पंचायतों को स्वावलंबी बनाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। हाँ, पंचायतों को बहुत अधिक टैक्स वसूलने के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पंचायतें टैक्स किससे वसूलें? उस जनता से जिसके पास मेहनत मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं है। सरकारें कहती हैं आप गृह कर लगाइए और विभिन्न कर लगाइए और पंचायतों को मजबूत कीजिए, लेकिन जो चुनकर आते हैं वो जानते हैं कि हम ये सब नहीं ले सकते हैं। फिर जो आय के साधन हैं वो पंचायतों को क्यों नहीं सौंपे जाते? पंचायत राज तो कहता है कि सारे विभाग पंचायतों के अधीन होंगे और होने भी चाहिए। आप अभी पिछले दिनों बहुत अधिक बजट विभिन्न विभागों को बांटा गया, जिला योजना का बजट आदि आदि। बागेश्वर जनपद में खनिज न्यास का बजट होता है, उसके अलावा अनटाइड फंड आदि आदि बहुत सारे बजट हैं। जब वो बजट गाँवों को बांटे जाते हैं तो सीधे गाँवों को नहीं दिए जाते हैं, जबकि दिए गाँवों को जाने चाहिए थे, पंचायतों को दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि पंचायतें एक सरकार के रूप में स्थापित हैं। लेकिन वो बजट विभिन्न विभागों को दिए जाते हैं। पुल बनाना है, नहर बनानी है, सड़क बनानी है, खड़ंजा बनाना है, पेयजल की लाइन बनानी है, तो अलग अलग विभागों को बजट बांट दिया जाता है। जबकि पंचायत राज का तो उद्देश्य यही होना चाहिए था कि बजट सीधे सीधे पंचायत के खाते में जाएगा और जो विभाग हैं, केनाल विभाग से संबंधित अगर योजना है तो केनाल विभाग तकनीकी रूप से जो जानकारी पंचायतों को होती है वो दे, निर्माण से संबंधित जानकारी पंचायतों को दे, आय व्यय रखने के लिए जो आय व्यय विभाग होते हैं वो पंचायतों को सिखाएं कि आय व्यय कैसे रखा जाता है। लेकिन नहीं, बजट अपने ही अधीन रखना है। जब इस देश में विकासखंड व्यवस्था स्थापित की गई तो उसके साथ बहुत चालाकी से डीआरडीए स्थापित कर दिया गया, ताकि जो बजट विकासखंडों को सीधे योजना आयोग से आना था उसके ऊपर एक नियंत्रण कर दिया जाए डीआरडीए के माध्यम से। इधर पंचायती राज में डीआरडीए का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन डीआरडीए खत्म नहीं किया गया, उसका अधिकारी निदेशक के रूप में जनपदों में बैठता ही है, जबकि ये सिर्फ एक बोझ है सरकारी बजट के ऊपर। खैर, दगड़ियों, पंचायतों को अधिकार देने के लिए सरकारें बिल्कुल भी राजी नहीं हैं और एक भी विभाग पंचायतों के अधीन नहीं ला रही है। और आश्चर्यचकित करवाने वाला तो है, इस 30 सालों में जितने भी प्रतिनिधि हमारे चुने गए वो उस छोटे से बजट का लालच तो करते रहे जो पंचायतों को मिलता है, जिला पंचायतों को मिलता है, क्षेत्र पंचायतों को मिलता है, और लेकिन उन्होंने कभी भी जिला पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को वो अधिकार देने की बात पर मांग नहीं उठाई जो अधिकार पंचायती राज का अधिकार था। दगड़ियों, पंचायती राज को अगर अधिकार दिए जाएं तो निश्चित रूप से नौकरशाही को परेशानी होगी और निश्चित रूप से विधायिका को भी लगेगा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यदि पंचायतों को पूरे अधिकार दे दिए जाएं, बहुत बड़े स्तर पर पलायन की समस्या का समाधान होगा। बहुत बड़े स्तर पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पंचायती राज स्थापित किया गया है उसमें सिर्फ इतना सा दिया गया है कि साहब आपके यहाँ आरक्षण का रोस्टर सरकार तय कर देगी, आपके चुनाव करवा दिए जाएंगे और ग्राम सभाएं अपने लिए वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत का सदस्य और जिला पंचायत का सदस्य चुन लें। इससे अधिक पंचायती राज अभी भी जमीन में नहीं उतरा है। और जो बजट दिया गया है वो बजट पर भी पंचायतों का पूरा अधिकार नहीं होता है, उस पर भी एक सेक्रेटरी होता है जो सरकारी होता है, वो उस पर पूरा नियंत्रण उसी का होता है। हाँ, खुली बैठक सिर्फ एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। ग्राम सभा एक संवैधानिक अवस्था है और वही ग्राम सभा हमारे लिए त्रिस्तरीय चुनाव का काम करती है। दगड़ियों, इन 30 सालों में तो पंचायतों को वो अधिकार नहीं दिए गए जो अधिकार पंचायतों के अधिकार होने चाहिए थे। लेकिन इधर भी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा कि पंचायतों को कुछ अधिकार मिलेंगे। हम कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस की स्वयं अपनी सरकारें नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है या निकायों की जो व्यवस्था है वो 73वें 74वें संविधान संशोधन से जो हमको मिली है वो तो स्वयं कांग्रेस ही इस देश को दी है। और जो व्यवस्था स्वयं कांग्रेस ने दी है उसी व्यवस्था के प्रति कांग्रेस कभी ईमानदार दिखाई नहीं दी। वरना जब एनडी तिवारी की सरकार थी या हरीश रावत की सरकार थी या विजय बहुगुणा की सरकार थी, तभी एक मजबूत पंचायती राज उत्तराखंड में स्थापित कर लिया जाता, लेकिन नहीं किया गया। बनस्पत इसके जब हरीश रावत जी की सरकार थी उन दिनों पंचायत राज एक्ट बनाया गया,
उस एक्ट को कभी पढ़ कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पंचायतों के ऊपर बहुत कठोर कानून बनाने का काम ही उस एक्ट ने किया है, और जो अधिक से अधिक अधिकार अपने प्रशासकों को देता है, विभागों को देता है। दगड़ियों, पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिलवाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? अभी हाल में ही कुछ नए राजनीतिक संगठन सामने आ रहे हैं। जब मैंने उनको टटोला तो उधर भी पंचायतों को अधिकार देने के क्षेत्र में उनके पास भी शायद बहुत अधिक जानकारी या ज्ञान नहीं था। वो भू कानून की बात करते हैं, मूल निवास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन पंचायतों को सबल बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कोई विचार अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। उत्तराखंड क्रांति दल जो पंचायतों के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर सकती थी, उसने तो पंचायतों की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा और कभी भी पंचायतों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आई। दगड़ियों, ग्रामीण लोग, गांव के जो नागरिक हैं, नगरों के जो नागरिक हैं, एक अच्छी व्यवस्था के लिए, एक मजबूत पंचायती राज के लिए मांग कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि निकायों को तो सीधे सीधे राजनीतिक दलों को सौंप दिया गया है, लेकिन पंचायतें अभी भी राजनीतिक दलों से बची हुई हैं। अगर पंचायतों के जब चुनाव होते हैं तो उसमें राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने पर बंदिश है। वो चुनाव निशान दिए जाते हैं जो राजनीतिक दलों के नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि जनता थोड़ा सा काम करे कि वो ऐसे एक भी व्यक्ति को चुनाव ना जिताए जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, और इस शर्त पर लोगों को अपने प्रत्याशियों को वोट दे कि उसने पंचायतों को मजबूत करने का काम करना है। वो सिर्फ 1000, 2000, लाख, 2 लाख के बजट के चारों ओर नहीं रहेगा, बल्कि पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिलाने के क्षेत्र में लड़ाई करेगा, संघर्ष करेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल के अंदर हमें एक मजबूत पंचायती राज मिल जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि एक मजबूत पंचायती राज हमको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकारें देंगी, हम शायद भ्रम में हैं। हाँ, जो नौजवान अभी नए नए संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जनता के बीच में जाएं और कहें कि हम आपको एक मजबूत पंचायती राज देंगे, और इसलिए देंगे क्योंकि पंचायती राज देने के बाद आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान आप स्वयं करने के में सक्षम हो जाते हैं। देखिए, पंचायतों को बहुत अधिक मुनाफे के काम सौंपे जा सकते हैं। अभी जिला पंचायतें हैं, जिला पंचायतों के पास आप जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी शराब की दुकानें हैं, वो आप जिला पंचायतों को क्यों नहीं सौंपते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यावसायिक अवस्थाएं हैं, पेट्रोल पंप, धर्म कांटे आदि आदि, वो आप जिला पंचायतों को क्यों नहीं सौंपते? कानून बनाकर क्यों नहीं सौंपते हैं? आप शराब की दुकानों को बार बार टेंडर देते हैं, माफियाओं का के कब्जे में शराब को डाल देते हैं, कॉरपोरेट के कब्जे में शराब के व्यवसाय को डाल देते हैं। बहुत बड़े मुनाफे वाला कारोबार है, इसलिए तस्करी के धंधे वाले भी इस कारोबार के साथ जुड़े होते हैं। यदि यही शराब सीधे सीधे पंचायतों को सौंप दी जाए तो जिला पंचायतें जहाँ जहाँ दुकानें गांव वाले खुलने देते हैं, वहाँ ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में शराब की दुकान होगी, तो अच्छी शराब आएगी और जो मुनाफा होगा सीधे सीधे पंचायतों के खाते में आएगा, पंचायतों के पास आएगा। उत्तराखंड में बहुत अधिक मात्रा में लीसा है, इस लीसे का मुनाफा हमारी पंचायतों को नहीं मिल रहा। अरे 10 ग्राम पंचायतों, 5 ग्राम पंचायतों पर एक लीसा प्लांट लगाइए, और लीसा जितना भी जनपद के अंदर होता है उसका स्वामित्व पंचायतों को हो। जिस ग्रामीण क्षेत्र के आसपास से लीसा निकल के जाता है, वो लीसा वन विभाग के स्टोर में क्यों जाए, वो पंचायत के स्टोर में क्यों ना रहे, और पंचायतों के बीच में जो आप लीसा प्लांट लगाते हैं उनको वो लीसा क्यों ना मिले। यदि कोई लीसा प्लांट लगवा भी लिया जाए तो उसके लिए तय सरकार करती है कि कितना क्विंटल लीसा आपको विरोजा बनाने के लिए, तारपीन का तेल बनाने के लिए दिया जाएगा। ऐसे कठोर कानून क्यों? जो मुनाफे के कारोबार हैं, हमारे बागेश्वर जनपद में बहुत बड़ी मात्रा में खड़िया खनिज का कारोबार है। सारी की सारी खड़िया लोगों की नाप भूमि में निकल रही है। लोगों की नाप भूमि जिसके नाम पर है, उन सबकी सहकारिता बने और ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के सहयोग से यह कारोबार चले। ऐसी स्थिति में जो नियम मैनुअल का है, तो मैनुअल से बाहर एकदम खदान नहीं जाएगा, तो मैनुअल ही खुदान होगा। भाई 20 नाली, 40 नाली, 60 नाली जमीन पर खदान की जो आपको स्वीकृति दी गई है, वो 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए दी गई है। यानी कि आपने मैनुअल खुदाई करनी है ना, और आप बड़ी बड़ी मशीनें लगा के उसको 5-7 साल में ही खत्म करने में तुले हुए हैं। यानी बहुत बड़ा रोजगार जो गाँव वालों का होना चाहिए था, बहुत बड़ा मुनाफा जो गाँव वालों का होना चाहिए था, कॉरपोरेट या व्यवसायी, बड़े पैसे वाले लोग 1-2-4 साल में लूट कर निकल जा रहे हैं। हमारे यहाँ कीड़ा जड़ी बहुत बड़े क्षेत्र में निकलती है। कीड़ा जड़ी पर अधिकार उन ग्राम पंचायतों को क्या नहीं है जिन ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में कीड़ा जड़ी निकलती है, और भी बहुत कुछ।
और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ गांव पंचायतों के अधीन हो सकता है। मुनाफे के सारे कारोबार ग्राम पंचायतों के अधीन हो सकते हैं। छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बनाने का अधिकार ग्राम पंचायतों के अधीन हो सकता है। यहीं आरे में एक जल विद्युत परियोजना हुआ करती थी 5 किलोमीटर दूर यहाँ से, वो लंबे समय से बंद पड़ी है। जब बागेश्वर में कहीं बिजली नहीं थी तो आरे की बिजली ही बागेश्वर को बिजली दिया करती थी। अभी तक वो अवशेष बचे हुए हैं, लेकिन जब बिजली विभाग सामने आया तो आरे की बिजली परियोजना को बंद कर दिया गया। कहीं कोई सबूकाहट नहीं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई सब ध्वस्त क्यों हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि उसमें आपने ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं दिया था। आपने बड़ी कोशिश की थी कि ग्राम पंचायतों को उनसे दूर रखा जाए, सिर्फ गांव वालों को उपभोक्ता बनाया जाए, उनको लूटा जाए, बिजली उनको बेची जाए, लेकिन उसका स्वामित्व आपने गांव वालों को नहीं दिया था, पंचायतों को नहीं दिया था। परिणाम सरकारी विभागों ने सारी की सारी जल विद्युत परियोजनाएं छोटे स्तर की थी, ध्वस्त कर दी, बर्बाद कर दी और बहुत बड़ी लूट उसमें हो गई। तो दगड़ियों, हमारे पास सब कुछ है। जल है, जंगल है, जमीन है, जीवन है, श्रम है, परिश्रम है। नहीं है तो ईमानदार सरकारें नहीं है। और ईमानदार सरकार आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक सरकारें राजनीतिक दलों की होंगी। यदि आप चाहते हैं सरकारें भी ईमानदार हों तो सरकारें राजनीतिक दलों की ना हो, जनता की हो। आज आपको चुनने के लिए जो प्रत्याशी दिए जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, वो आपके नहीं होते हैं, वो तो राजनीतिक दलों के होते हैं। और राजनीतिक दलों में से किसी एक दल को चुन के आपको देना है। और इन राजनीतिक दलों ने आपके घरों तक कब्जा कर लिया है, इस बात को आपको समझना होगा। और पंचायत राज राजनीतिक दलों का जो आपके घरों तक कब्जा है, उस कब्जे से मुक्त कराने का रास्ता तो खोलता ही है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को राजनीतिक दलों के चंगुल से बचाइए। दलों को उतनी ही स्वायत्ता मिलनी चाहिए जितनी स्वायत्ता के हकदार वो हों। और आप अपनी स्वायत्ता के लिए, गाँव की स्वायत्ता के लिए, नगरों की स्वायत्ता के लिए ज़रूरी है कि हम पंचायती राज को मजबूत करने के लिए सोचें, समझें, जानें। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि अभी जो पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में एक ही काम किया जाए कि राजनीतिक दलों से पंचायतों को बचा के रखा जाए। फिर मिलता हूँ दगड़ियों, फिर मिलता हूँ।